तो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। हमारे पास जो तमाम गेस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, कर्नल तेज टिकू रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक सर, आपका रुख करते हुए, इसे अमेरिका की तरफ से सर डेटरेंस बताया जा रहा है, लेकिन स्थिति इस समय कैसे आपको बदलती हुई नजर आ रही है? क्या ऐसा है कि पश्चिम एशिया में जो अपनी सैन्य शक्ति है, जो अपना शक्ति का संतुलन है, वो अमेरिका बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि एक साथ बैठ करके नहीं, इस तरीके से अमेरिका बात करना चाह रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपके साथ जब होता हूँ। बाकी हमारे दो जनरल साहिबान, कर्नल साहिबान भी वहां पर हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। पहला सवाल ये पूछता हूँ कि अब वो कह रहा है मैं हॉर्मुज बंद कर दूंगा, ईरानी बेवकूफ लोग। वो तो पहले कह रहे थे फिर टोल टैक्स लगाएंगे, फिर इनको जाने देंगे, उनको जाने, टोटल कंफ्यूजन। और अब क्या मांग कर रहा है कि मेरे को पैसे दो। ट्रम्प कहता है पहले मुझे पैसे दो, आपके पैसे जो मैंने जब्त किए हुए हैं वो यूएई ने आपके ऊपर, यूएई पे आपने हमला किया था, कुवैत पे किया था, बहरीन पे किया था, वो पैसे मुझको दो। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी, वहां पर बात आ गई है। अब मैम एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं सॉर्बोन फ्रांस में पढ़ता था तो हमें हमारे एक व्यक्ति की हम पुस्तकें पढ़ते थे, उसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट लाकार। उसने कहा था जितनी दुनिया बदलती है, जितने हालात बदलते हैं, उतने वही रहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन। पहले दिन से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं है। वो इसको ठोकता है, उसको ठोकता है, वो दोबारा करता है, दोबारा करता है। ईरान के पास इतने मिसाइल्स कहां से आए हैं, हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। मैं आपको बताता हूं, 2000 में जब मैं स्पेन में पोस्टेड था, वहां के प्रधानमंत्री गए थे अली खमेनेई से मिलने और बोला कि आपकी अंदर की ख्वाहिश क्या है? कहता है ईरान को या इजराइल को भस्म करना, और कुछ नहीं करूंगा, मेरे लोग मरे, इजराइल को मैं बर्बाद कर दूं। तब से आज तक आप लीजिए बेटा 26 साल हो गए जो ये मिसाइलें बन रही हैं, ओवरनाइट नहीं बनी है। धड़ाधड़ वो ठोक रहा है। अब ट्रंप, आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ट्रंप से एक बहुत वरिष्ठ अमेरिकन पत्रकार ने पूछा है परमाणु, ट्रंप उसकी तरफ देख के कहता है पता नहीं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और अब ईरान क्या कह रहा है कि मुझे पैसे दो, पहले जो आप लोगों ने जब्त कर रखे हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। शुरू में था मैं मिसाइलें नहीं बर्बाद करूंगा, न्यूक्लियर अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं दूंगा, ये वो। अब सब बदल गया। अल्टीमेटली इट्स डाउन टू मनी एंड टोटल कंफ्यूजन। सो मेरा मानना है ट्रंप वापस नहीं मुड़ेगा और वो ठोकता जाएगा जब तक कोई ना कोई तरीका, कोई चमत्कार हो, ये जंग बंद हो जाए। एक संस्था है, उसका नाम आपने सुना होगा, 80 साल पुरानी बुढ़िया है, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। तो वहां का सेक्रेटरी जनरल सुबह उठ के ओ मैं बहुत परेशान हूं, फिर सो जाता है। कल उठ के वही बोलेगा ओ बंद होना चाहिए, बिल्कुल। और यही बात सर दीपक सर, ये बोल भी रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब चेतावनी दी, ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप चेता रहे हैं ईरान समझौते पर बातचीत करने में काफी समय लगा रहा है, ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट का दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो वो कल उस पर जबरदस्त बमबारी करने जा रहे हैं। देखो सर, ये क्या मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट में ये जो पूरा मामला है, पूरा मसला है, वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आदेश जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं करना है, जल्दी से बातचीत करो। लेकिन ट्रंप का क्या हर एक दाव इस समय ईरान पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये जंग जो शुरू हुई, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और इस जंग में जितनी ज्यादा भूमिका अमेरिका की है, उससे ज्यादा भूमिका इजराइल की है। शायद अमेरिका से एक, मुझे लगता है, मिस असेसमेंट होगी। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि ईरान जल्दी से हम उसको पसपा करेंगे और वो एग्रीमेंट करेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि जिन कारणों से जंग शुरू हुई, वो उन कारणों में से एक भी ऑब्जेक्टिव न ईरान को और न अमेरिका को प्राप्त हुआ। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इतनी इरेकंसाइलेबल पोजीशन है कि मैं आपको, मेरा जो तजुर्बा है, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों पक्षों में से एक का पक्ष के पूरे ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त नहीं होते। और आपको पता है ये जंग जो है इसलिए काफी देर तक चलेगी। मैं आपको बताता हूं, ईरान के अंदर ईरान का जो अभी मकसद है वो ये है कि वो वेस्ट एशिया के अंदर
एक दबदबा बना के रखे, जितने भी वहां पर अमेरिकन स्टेट एलाइज हैं, और जो एक नया एक मिलिट्री अलायंस बन रहा है, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, वो समझता है ये उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वो ये बनने नहीं देगा। और अमेरिका मेरे ख्याल से इज ऑन बोर्ड विद दोज पीपल। बट एट द सेम टाइम इसराइल का ये है कि वो नहीं चाहता कि ईरान का दबदबा ऐसा रहे कि उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमेशा हो। ये तो सर बहुत पहले से है भी, लेकिन अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो कहीं किसी स्तर तक पहुंचता नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि अमेरिका सोच रहा होगा कि वो दादागिरी करेगा या फिर वो अपनी वहां पर बढ़त बना करके बैठा रहेगा, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं अंदर खाने तैयारी तो कर रहा था सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि ट्रम्प बेवकूफ आदमी है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। देखिए वहां पर डीप स्टेट है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो ईरान को किसी भी हद तक इतना पावरफुल नहीं रहने देंगे कि वो इजराइल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहे। तो हाँ, ये बात सच है कि ये अमेरिका शायद ऐसी इंडिकेशन दे रहा है कि वो विड्रॉ करना चाहता है, ईरान को किसी हद तक वो छोड़ना चाहते हैं, बोला भैया आप एग्रीमेंट करो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेंगे। और ठीक है सर, इसी बीच बड़ी खबर है, ईरान का अमेरिका पर पलटवार। अमेरिका की हर एक धमकी का जवाब दिया है ईरानी सेना ने, कहा है आईआरजीसी की तरफ से कहा गया जोरदार तबाचे के जरिए जवाब दिया है और आगे देते रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। ईरानी सेना की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। कर्नल अनुराग, क्या मायने हैं इसके? देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि भाई बंद करो, डील करो, सारी चीजें जो अमेरिका कह रहा है, जो ट्रंप कह रहे हैं वो करो, लेकिन यहाँ जो ईरानी सेना है वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं रुकने जा रहे हैं। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है, सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ेगा विश्व के स्तर पर। जाहिर है ये रुकता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसी सिचुएशन आ गई कि हर कोई लूज सिचुएशन में बैठा है आज की डेट में। जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर बोलते हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी कीमत तो यूनाइटेड स्टेट खुद चुका रहा है आज की डेट में। यस्टरडे वाले प्लेन को, अगर हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो 43 एरोप्लेन ये लोग लूज कर चुके हैं। और अगर हम ड्रोन की बात करें, रीपर MQ-9B की बात करें, तो तकरीबन 17 से 18 ये भी डाउन हो चुके हैं। अब यस्टरडे अगर हम देखें तो जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर नजर आया मिलिट्री वाइज में एनालाइज करना चाहूंगा कि ईरान की ऐसी क्षमता आ गई कि वर्ल्ड का जो बेस्ट मशीन कही जाती है, यानी कि अपाची हेलीकॉप्टर की बात करें, जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है, जिसके अंदर बेस्ट काउंटर मेजर्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लेके चलता है, उसको ये गिराने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और खबर आती है कि इन्होंने जॉर्डन के अंदर जो बेस है उसके अंदर काफी ज्यादा डैमेज किया है। तो ये चीजें देखने पे लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज ईरान अपने आप को अपग्रेड कर चुका है, और आज जो युद्ध के शुरू में जो एडवांटेज यूएसए के पास था वो कम होता या इक्वल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जैसा कि अभी डिस्कस किया गया कि युद्ध के जो गोल पोस्ट थे वो इस समय किसी को क्लियर नहीं है। जिस चीज को लेके युद्ध शुरू हुआ था उसको पाना तो दूर, ये सब लोग इस तरह से टैंगल में फंस गए, यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल दीपक सर, ये क्या कोहेसिव डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है? एक तरफ सैन्य प्रेशर बनाया जा रहा है, सैन्य दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है अमेरिका डील की बात करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। मैं टेबल पे बैठ के बातचीत करता हूं प्रतिद्वंदी के साथ, और फिर अनुराग साहब और कर्नल टिंकू साहब जाके ठोकते हैं उनको बाहर। इसको एग्जैक्टली मिलिट्री प्रेशर हम कहते हैं, डिप्लोमेटिक मिलिट्री प्रेशर। आप डालेंगे, मैं कहें देख टाइगर हस्ताक्षर कर दे, कागज तेरे सामने रखा, नहीं तो मैं और ठोकता जाऊंगा। प्रिसाइसली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग। लेकिन बातचीत कहां हो रही है? कतार के दो मीडिएटर्स जो बैठे थे 2-4 वो भाग गए वहां से, कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए। तो ये तो बातचीत हो रही है थ्रू स्टेटमेंट्स, ये पब्लिक डिप्लोमेसी चल रही है। इसमें बातचीत हो रही है कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया, तूने ये बोला, मैंने ये कहा, वो कहा। कि मैम सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं डिप्लोमेसी करी जाती है, वो तो बैठ के आपको बातचीत करनी। मेरा मानना है ना ईरान सीरियस है ना अमेरिका सीरियस है रुकने में। अमेरिका हार नहीं मानेगा। ईरान की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। और मेरे साहब एक चीज मैडम मैं बेटा कह देता हूं, ये जो IRGC है ये कोई खुदा के बंदे नहीं है, ये बहुत ही टेढ़े लोग हैं। अपने लोगों को मार दिया है इन्होंने, पूरी हुकूमत ये संभालते हैं। वो उनका जो बाबरची फॉरेन मिनिस्टर ये वो और आपने जो सवाल उठाया भी कि इतना स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सिस्टम, अचानक कहां से आया ईरान के पास? इसी बीच ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जो है वो अब तेज हो गए हैं। कुवैत, बहरीन पर टारगेटेड अटैक ईरान ने किया है। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। जॉर्डन में भी अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेटेड हमले किए गए हैं। टिक्कू सर, इतनी मजबूती के साथ ईरान यहाँ लड़ता हुआ नजर आ रहा है, इतने सैंक्शंस, लेकिन ईरान देखिए कैसे टारगेटेड हमले कर रहा है। कहां से आया ये सारे वेपन्स?
क्योंकि देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, उस दिन से ये इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उनकी इकोनॉमी बर्बाद है, लोगों के ऊपर प्रेशर जबरदस्त है, दबाव है, ऑप्रेस्ड है। सिर्फ वो एक चीज की तैयारी कर रहे हैं कि हमने किसी न किसी दिन इजराइल को इस ग्लोब से हटाना है। और उनको मालूम है अमेरिका आएगा मदद के लिए। अमेरिका डायरेक्टली मदद कर नहीं सकता, बहुत दूर है, तो वो उनकी बेसिस इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद इसलिए, क्योंकि ईरान अमेरिका को डायरेक्टली ठोक नहीं सकता, इसीलिए उनकी जो बेसेस है वहां पर, बहरीन, कुवैत वगैरह वगैरह 6-7 बेसेस, उनको वो नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान का आईआरजीसी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है इजराइल को खत्म करना। और उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अगर ईरान खुद भी खत्म हो जाता है तो आईआरजीसी को ये मंजूर है। ये प्लीज आप ये सोच लीजिए, मैं पहले से कह रहा हूं वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। और अमेरिका और इजराइल अपने, खासकर इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव से हटेगा नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो, हिजबुल्लाह बिल्कुल खत्म हो, बेरूत शांति वाला देश बने, और हमास जो है गाजा में खत्म हो जाए, यमन की जो हूतियों की थ्रेट है वो खत्म हो जाए। अब जब तक ये ऑब्जेक्टिव्स इजराइल प्राप्त नहीं करेगा, इजराइल कम से कम तो लड़ता ही रहेगा। और अगर हम सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतान्याहू को वार्निंग देगा, गलत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा, नेतान्याहू हटने वाला नहीं है। क्योंकि पहली बार उनको मौका लगा है कि उनकी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कई सदियों से है, वो उसको खत्म करके रखेंगे। अब इसमें एंड में क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अल्टीमेटली ईरान को मानना पड़ेगा कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करे, और तभी जाकर वो ये मामला सुधर जाएगा, नहीं ये नहीं सुधरने वाला है। ठीक है कर्नल अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल जस की तस है। पहले जो हो रहा था वही हो रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट होते हैं। जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो क्या होगा, इसका जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले बड़ी जानकारी है। अमेरिका का जो सेंटोबोलो जहाज है उस पर हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में इस जहाज को टारगेट किया गया है। जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया, यह अमेरिका ने कहा है। 24 घंटे में भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार ये दूसरा हमला है। हमले के बाद 3 भारतीय क्रू मेंबर लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका का सेंटोबेलो जहाज पर हमला, ओमान की खाड़ी में जहाज को टारगेट किया गया है। जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया, यह अमेरिका कह रहा है। 24 घंटे में भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार ये दूसरा अटैक है। कर्नल अनुराग, यही मेरी चर्चा का विषय भी यही था कि क्योंकि जो स्थिति है वो पहले की तरह हो गई है, अब कोई भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा। ऐसे में विश्व का इसका असर, और इस समय जो खबर मिली है उसको लेकर के आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे इंडिया के अंदर भी यूएसए के डिप्लोमेट को बुला के इस बात की नाराजगी पेश की गई थी। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत ही फ्रेजाइल है। कौन सा जहाज आ रहा है, किसका आ रहा है, कभी ईरान ठोक देता है, कभी यूएसए ठोक देता है। तो एक बड़ी फ्रेजाइल सी स्थिति बनी हुई है, और इसका पूरा असर पूरे विश्व की इकोनॉमी पे पड़ रहा है, इंक्लूडिंग हमारे इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। अगर हम युद्ध की बात करें तो जिसमें जो 30 डेज का ब्रेक लिया गया था, जिसके अंदर पीस टॉक होने वाली थी, तो वो तो पूरी तरह से फेल होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि मेरे विचार से जो पाकिस्तान नाम का मीडिएटर सेलेक्ट किया था, वही चॉइस ही गलत थी। क्योंकि एक तरफ वो वहां पे मीडिएटिंग का काम कर रहा है, दूसरी तरफ अपने ट्रूप सऊदी अरेबिया में उतार रहा है, तो वो किसी तरह से ट्रस्ट डिफिक्ट नजर आ रहा था। आज की डेट में इसमें अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों का जिक्र किया है। इसका मतलब क्या होता है? क्या कमांड सेंटर को पूरी तरीके से कब्जे में करना, या सिर्फ एक संदेश मात्र होता है? जी, अगर हम ईरान के एंगल से देखें तो ईरान के पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें बची नहीं है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इनके जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, वो जमीन के नीचे चले गए हैं। अगर हम ऊपर से हम मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्राइक की, तो यूएसए अगर स्ट्राइक करता है, जैसे यस्टरडे बोला कि 4 जगह पे उन्होंने स्ट्राइक किया, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं, मतलब नुकसान होने की खबर नहीं आई। वो अपने मन से बोलते रहते कि हमने ईरान के एयर डिफेंस खत्म कर दिए। तो एयर डिफेंस तो उनके पास पहले से भी नहीं थे। वो तो खुद मानते हैं, ना उनकी नेवी है ना उनका एयरफोर्स है, तो वो डिफेंस में एयर डिफेंस के नाम पे है क्या, तो खत्म क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से वर्बल स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो एक्चुअली वल्नरेबल यूएस की फोर्सेस हैं। बिकॉज यूएस फोर्सेस बिल्कुल सामने मैदान में हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स बार-बार बदल रहे हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका का रुख बदल गया है, और इसी पूरी स्टडी से जो है ये पूरे समय विश्व में ये जो मूवमेंट्स हैं वो बदल गए हैं। विश्व के सेंट्रल कमांड्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका के साथ साथ इस समय विश्व की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।